संकल्प तो है, पर एक नए संकल्प की शुरुआत यहां से हो रही है। चिराग, इकलौती पार्टी है आप पूरे बिहार चुनाव में जो अकेले चुनाव लड़ रही है, बाकी सबके पास कोई ना कोई गठबंधन है। इतना तो श्रेय थैंक यू आपने मुझे दिया कि कम से कम इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं अकेले इस रण में उतरा हूं। मैं तो कितनी बार मैं मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं कि भाई आप 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो अपने ऊपर और अपने कार्यों पर आपको होना चाहिए कि रणभूमि में आप अकेले उतरिए, सामने आइए, अकेले उतरिए। बल्कि भाजपा को भी मैंने इस बात का मैंने आग्रह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले उतरे, इतना बड़ा नाम है उनके पास प्रधानमंत्री जी के तौर पर, इतनी बड़ी शख्सियत है, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर अकेले चुनाव में उतरती तो मुझे लगता है कि सब उतरते अकेले अकेले और उसके बाद देखते जनता का समर्थन किसको है। बट हाँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, और जैसा मैंने कहा कि पापा ही बोलते थे, शेर का बच्चा है जंगल चीर के निकलेगा। पर क्या कारण है कि 5 सीटों पर, सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लेकिन आपने उतारे हैं कैंडिडेट? जी, वो ऐसी सीटें हैं जहां पर मेरे लिए मजबूरी थी। मतलब मेरे दो तो मेरे सिटिंग ही है, मैं अपने सिटिंग विधायकों की सीट में कैसे काटता, और बाकी सीटें ऐसी हैं जहां पर हम लोग की मजबूत तैयारी थी और मेरे कुछ ऐसे मजबूत साथी थे जिनके लिए चुनाव लड़ाना, और बल्कि इन्हीं लोगों के लिए ही ये सारी मेरी मेहनत भी थी। लोग बोलते हैं कि भैया ज़्यादा सीटों की मांग करता है, सादा सी, अगर मैं कभी ज़्यादा सीटों की मांग अगर मैं कहता हूं तो यही मेरे साथी हैं जिनको मेरे लिए लड़ाना ज़रूरी है। पार्टी में अगर मैं इन लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाऊँ, इन लोगों को अगर मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊँ, तो फिर उसके बाद पार्टी रखने का या पार्टी चलाने का मेरा मतलब ही खत्म हो जाएगा, अगर मैं इन लोगों को वो सम्मान नहीं दे पाऊँ जो ये चाहते हैं। तो ये ऐसी 5 सीटें पहले से ही चिन्हित थी। इसकी जानकारी मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले ही दे रखी थी कि इसमें हम लोग फ्रेंडली फाइट पर शायद हम लोग को उतरना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, भाजपा लोजपा मैं मान के चलता हूँ कि एक ही है, जो भी जीते। अपने लिए कोई टारगेट रखा है सीटों का, कितना हासिल करना? नहीं, मेरा मुझे पता है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसके साथ ये सीटें अपने आप संभवतः आएंगी। कोई बात पहले बोलकर मैं बिहार की जनता की बुद्धि विवेक को मैं चुनौती नहीं देना चाहता। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि जिस राह पर हूँ सही सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। बट हाँ, मेरा पहला लक्ष्य जनता दल यूनाइटेड के हर एक प्रत्याशी को हराना जरूर है। मैं मौजूदा मुख्यमंत्री को कम से कम पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता हूँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है फिर? आपके सामने कौन है? आपके सामने आरजेडी कांग्रेस है, आपके सामने नीतीश कुमार हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हारते हैं तो बीजेपी कैसे जीतेगी? दुश्मन थोड़ा सा ज्यादा कठोर शब्द हो गया। चुनौती मेरे सामने मुझे लगता है कि सबसे पहले भारतीय जनता दल यूनाइटेड के ही लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने मैंने प्रत्याशी दिए हैं। संभवतः उस सीट पर जरूर महागठबंधन के भी लोग होंगे। पर ईमानदारी की बात है श्वेता जी, महागठबंधन पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है। राजद कांग्रेस की अगर आप बात करें तो एक लंबा समय हो गया, और 12 साल में तो एक युग बीत जाता है, 15 साल हो गए उनको सत्ता से बाहर। आज ये कहना कि भैया लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए या उस वक्त जंगल राज था, आप दूसरे की लकीर को छोटा कर कर अपनी लकीर को बड़ा नहीं कर सकते। मेरी अपेक्षा मेरे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री और इतने अनुभवी मुख्यमंत्री से ये थी कि वो अपनी लकीर को इतना बड़ा करें कि वो मापदंड बने आने वाले समय में, जो अगले पीढ़ी जब आएगी टेक ओवर करेगी, उनके लिए इनका कार्यकाल एक मापदंड होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। सामाजिक न्याय को लेकर बिहार में आंदोलन भी हुए हैं और नेता भी खड़े हुए हैं, रामविलास पासवान जी भी उनमें से एक चेहरा रहे हैं। आज कितनी सामाजिक क्रांति आपको दिखती है बिहार में? आपको कितनी वो कमी दिखती है? क्योंकि कुछ होती हैं योजनाएं जो कागज पर रह जाती हैं, लेकिन जमीन पर जाकर देखिए तो सबकी हालत वही। सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा या परिभाषा आज की तारीख में ये है कि आपकी हत्या होगी तो आपको रोजगार दिया जाएगा। ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय जातीयता को और बढ़ाना नहीं हो सकता, दलित को महादलित करना, पिछड़ा को अति पिछड़ा करना नहीं हो सकता। आपको सर्व समाज की आपको बात करनी होगी, आपको सबको एक साथ, आपको इंक्लूसिव राजनीति करनी होगी। अगर आप लोगों को आप अलग अलग बांट ही देंगे, आपने उनमें भेदभाव कर ही दिया, आपने तो दलितों में पिछड़ों में जिस तरीके से आपने बंटवारा किया, क्यों आप सबको एक साथ लेकर? पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर भारत में कोई एक जाति है तो वो सिर्फ एक, जो गरीबी है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और मैं मानता हूं इस बात को ईमानदारी से, जब तक आप हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, क्यों आप इस तरीके की योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि भैया किसी के परिवार में हत्या हो तभी आप उनके यहाँ रोजगार देंगे? क्यों आप इस तरीके की सोच को भी किसी के मन में डालने की आप कोशिश करते हैं? क्यों आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जहां पे बिना किसी जातीयता के भेद के हर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास आजादी के 70 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए? उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते? राजनीति से अलग आपने कहा होते हैं रिश्ते, और इसीलिए आपने नीतीश कुमार के लिए ये भी कहा है कि अंत्येष्टि के समय या फिर पिताजी जब आपके बीमार थे उस समय उनकी तरफ से आपको वो प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। तो राजनीतिक द्वेष को देखते हुए, उस प्रतिद्वंद्विता के बावजूद, क्या तेजस्वी
जो आपके समकक्ष हैं, तेज जो आपके समकक्ष हैं, इन सब ने आपसे बात की, सांत्वना दी? क्योंकि रिश्ते तो उनसे भी रहे। नहीं, बिल्कुल। और मतलब तेजस्वी उस दिन जब एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, वो आए, गले लगे। मैं उम्मीद कर रहा था उस दिन सुशील मोदी जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दिया। नित्यानंद राय जी वहाँ पे मौजूद थे, जितने और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी से मैं ज़रूर उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था और हम लोगों ने कभी ऐसा अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग की राजनीतिक पापा के साथ मैंने हमेशा देखा कि विचारों की असहमति हमेशा रहती है, पर व्यक्तिगत उनके सबके साथ अच्छे रिश्ते थे। तो मुझे नहीं लगा था कि राजनीतिक द्वेष ऐसा होगा कि उसके बाद व्यक्तिगत खटास इतनी आ जाएगी कि वो मुझसे नजरें नहीं मिलाएंगे। वो सारे विजुअल, सारे कैमरामैन वहाँ पे मौजूद थे, कैमरास मौजूद थे। मैंने उनको प्रणाम भी किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। अंतिम सवाल ये कि अब अगला क्या? अब जब आपको निकलना पड़ेगा, आप गांव-गांव, देहात, गली, मोहल्ले, हर जगह जाने वाले हैं चिराग? बिल्कुल। और मेरी अधिकांश मैं कोशिश करूंगा कि मैं सड़क मार्ग से मैं जितना जाऊं। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इसी बात को लेकर थोड़ी सी शिकायत रहती थी। हाँ, हेलीकॉप्टर से पार्टी के मेरे बाकी नेता जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं सड़क मार्ग से जाऊं। होता क्या, आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मंच पर आप जाते हैं, जनता से संवाद होता ही नहीं है, जनता तो सामने ही खड़ी रह जाती है। आप अपनी बातें बोलकर आ जाते हैं। यहाँ पर जरूरी है बिहारियों की बातों को सुनना, उनका सुनना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या समझना चाह रहे हैं। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा भी इसी सोच से की थी, और यात्रा से पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला भी था और मैंने उनको कहा था कि सर, एक लंबे समय के बाद कोई सहयोगी या सरकार का कोई अंग इस तरीके से सड़क मार्ग से निकल रहा है, संभवतः जनता का आक्रोश होगा, सुझाव होगा, जानकारियां होंगी। मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप देखिएगा कि उसमें से कितनी चीजों का हम लोग समाधान ढूंढ सकते हैं। पर उस यात्रा को ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बिगनिंग ऑफ अलगाव के तौर पर उन्होंने ले लिया कि मैं शायद अपनी अलग राह ले रहा हूं। बल्कि मैं सरकार की तरफ से ही उन दिनों में जाता था और मेरी कोशिश थी कि मैं सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने जनता की समस्या को रखूं। बट बहरहाल चुनाव में भी मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि मैं सड़क मार्ग से ही निकलूं। कभी कोई बहुत अति आवश्यकता पड़ी तो अगर हेलीकॉप्टर से कोई सभा करनी हो, समय की कमी की वजह से, अदरवाइज लोगों से संपर्क। बहुत धन्यवाद।